गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की क्लास में आपका। 17वीं शताब्दी का जो दौर था उसको हम अकबर की मृत्यु के बाद यदि दो भागों में बांट करके पढ़ें तो उस समय की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक स्थिति को समझने में काफ़ी सुलभता होगी। तो इस प्रकार से इतिहासकार जो है इस दौर को दो भागों में बांट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर का समय। इसमें जहांगीर मुगल सम्राट था और 1627 से लेकर के 1658 जिसमें शाहजहां मुगल सम्राट था। और ये तो था इसका जो है फर्स्ट पार्ट। और इसका जो दूसरे पार्ट की यदि हम बात करें तो इसमें 1658 से लेकर के 1707 का हम समय निर्धारित करेंगे, जिसमें औरंगजेब भारत का सम्राट था। तो स्टूडेंट्स, उस समय को ये दो भागों में बांटने का इतिहासकारों का कोई खास जो है रीजन नहीं है इस बात का कि इसको दो भागों में बांट करके ही पढ़े, पर 17वीं शताब्दी के दौर को पढ़ने की सुलभता से ऐसा किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। ये 17वीं शताब्दी के जो दो पार्ट्स हमने बनाए हैं, इसमें हम पहला जो पार्ट है 1605 से लेकर के 1627 का जो समय था जहांगीर के जन्म, उसके बचपन के बारे में, उसकी आरंभिक जो बाल्यावस्था थी, उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 69 को मरियम उज जमानी आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज जमानी की कोख से जन्मे 30 अगस्त 1569 को सलीम बालक का जन्म हुआ था। ये मरियम उज जमानी का जो हमने नाम दिया है, ये उपाधि आपको पता भी होगा कि किसकी थी, जोधाबाई की। जोधा अकबर की हमने पीछे पढ़ा है। जोधा अकबर का राजपूत नीति के तहत किया गया विवाह और उस वैवाहिक संबंध के चलते राजपूतों और भी बहुत सारे राजपूत राजाओं ने अपनी पुत्रियों के विवाह अकबर से करवाए थे। तो यहाँ पे अकबर ने जोधाबाई से, जो कि राजा भारमल की पुत्री थी, उसको मरियम उज जमानी की उपाधि से जो है विभूषित किया था, अलंकृत किया था। तो उससे 30 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म हुआ था। प्यार से सलीम को अकबर शेखू बाबा कह के बुलाते थे। बचपन से ही उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया गया था। उसके लिए अरबी, फारसी, इतिहास, भूगोल, गणित, हर तरह की शिक्षा का प्रबंधन किया गया और उसको हर तरह की शिक्षा दी गई। बालक सलीम पे अब्दुल रहीम खाना का काफी प्रभाव था और उसको जो है सैनिक शिक्षा भी दी गई थी। तो इस तरह से बचपन से ही शिक्षा के लिए अच्छा वातावरण उसको मिला, सैनिक शिक्षा का अच्छा वातावरण मिला और वो जो है एक उच्च दर्जे का विद्वान बन गया था। तो यहाँ पे 15 साल की उम्र में ही वो उसका जो विवाह था राजपूत राजा मान सिंह की पुत्री मान सिंह की बहन भगवान दास की पुत्री मानबाई से कर दिया गया था। ये भी राजपूत नीति के तहत किया गया एक विवाह था।
इस प्रकार अमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से उसका विवाह हुआ और उससे उसको खुसरो शाह पुत्र की प्राप्ति हुई। और खुसरो शाह पुत्र आगे चल कर के जो है शाहजहां और जो खुसरो शाह था उनके बीच में सिंहासन को लेकर भी काफी मतभेद आगे देखने को मिले। दूसरा जो है फिर उसका जो विवाह था वो जोधपुर के राजा, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ, उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जगत गोसाई उसका बचपन का नाम था। और उसे जो है जोधाबाई या मानबाई भी उसके लिए जो है उसके ही नाम थे। तो जोधाबाई से या मानबाई से उसका विवाह हुआ जिससे उसको खुर्रम पुत्र की प्राप्ति हुई। खुर्रम जो आगे चल के जो है शाहजहां के नाम से अगला मुगल सम्राट, जहांगीर के बाद जो मुगल सम्राट बना था वो था खुर्रम। तो इस प्रकार से कहते हैं कि बहुत सारे वैवाहिक संबंध जहांगीर ने स्थापित किए, जिसमें उसकी 380 पत्नियां या उपपत्नियों की बात विभिन्न इतिहासकार करते हैं। कई सारी रखैलों के साथ ही भी उसके संबंध थे। उसके एक रखैल से उसको एक पुत्र भी हुआ था। और इस प्रकार से जो है सलीम का जो सबसे जो महत्वपूर्ण विवाह था वो मेहरुन्निसा के साथ हुआ। मेहरुन्निसा, ये मेहरुन्निसा जो थी ये ही आगे चल के नूर महल, नूरजहां या बादशाह बेगम के नाम से फेमस हुई। 1611 में इसके साथ जो है इसका विवाह हुआ था। 1611 से 1627 तक का जो समय था उस समय में पूर्ण रूप से राज कार्य की जो जिम्मेदारी थी वो नूरजहां के हाथों में ही थी। राजकाज की जो सत्ता की जो डोर थी वो नूरजहां के हाथों में ही थी। नूरजहां ही वास्तविक शासन की कर्ता धर्ता थी। जहांगीर तो केवल जो है एक नाम मात्र का राजा उस समय पे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे काफी अच्छी बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ और अच्छी रणनीति की धनी स्त्री थी नूरजहां या बादशाह बेगम। तो यहाँ पे मेहरुन्निसा से किया गया उसका ये विवाह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए ही है क्योंकि नूरजहां का आगे सत्ता में काफी प्रभाव रहा था। तो इस प्रकार से जो है उसने और भी विवाह किए थे जिसमें उसके द्वारा जो है उसका जो पुत्र प्रवेश था उसकी जो एक बेगम थी साहिब जमाल से साहिब जमाल, इससे इसको एक पुत्र प्रवेश की प्राप्ति हुई थी। और शहरयार का जन्म जो है एक रखैल से हुआ था। जैसे कि हमने भी बात की उसकी रखैलों से भी संबंध रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी रखैल से जन्मे एक पुत्र का नाम था शहरयार। तो यहाँ पे विभिन्न इतिहासकारों ने इसके लिए जो है विभिन्न मत दिए हैं कि उसने 380 पत्नियां रखी, यानी कि कितने उसने विवाह किए होंगे, वो विवाह किए होंगे। तो यहाँ पे नूरजहां के बारे में भी हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि नूरजहां का जहांगीर के शासन कार्य में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जहांगीर कालीन नूरजहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रही हैं। तो किस प्रकार से वो महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए, उस राज्य के लिए या जहांगीर के लिए या उस समय के लोगों के लिए, तो उसकी चर्चा हम एक लेक्चर में डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पे 1611 से 1627 तक का जो समय था उसमें
सत्ता पे पूर्ण रूप से जो है नूर महल का, नूर जहां का शासन रहा। यहाँ पे नूर जहां काफी बुद्धिमान स्त्री थी और नूर जहां के नाम से ही वो ज्यादा फेमस है, नूर महल या बादशाह बेगम के नाम से। ये तो केवल जो है उसकी उपाधियां थी, नूर महल के नाम से भी उसको कोई नहीं जानता। तो यहाँ पे जहांगीर की पत्नी नूर जहान के नाम से वो बहुत ही ज्यादा फेमस रही है। तो यहाँ पे अकबर ने सलीम को 1577 में जैसे कि मनसबदार बनाना शुरू कर दिया था, उसको 10,000 का मनसब दिया था। यहाँ से हम बात करते हैं अकबर के राज्यारोहण के लिए जो उसके सामने उसकी कठिनाइयां आई, या राज्यारोहण के लिए जो पहले से ही जो भूमिका एक पिता के सामने वो अपनी बना रहा था, तो उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जैसे कि अल्पायु से ही उसको एक बुरी लत लग गई थी, वो सुरापान करने का आदी हो गया था, विलासिता का आदी हो गया था। उस विलासिता की जो है हम इस बात से भी पुष्टि कर सकते हैं कि उसने बहुत अधिक विवाह किए। हालांकि उस समय में वैवाहिक संबंधों का बहुत ही ज्यादा वैवाहिक संबंधों का बनना उस समय की राजनीति का भी हिस्सा थी, लेकिन फिर भी उससे किसी भी शासक की विलासिता भी सिद्ध होती है, विलासिता भी साबित होती है। तो उस बात को भी जो है हम भूल नहीं सकते या भुला नहीं सकते। तो यहाँ पे उसका विलासी होना जो है उसके विभिन्न वैवाहिक संबंधों से भी दर्शाया जा सकता है। और दूसरा जो है वो सुरापान का आदी था, मदिरा पान का आदी था, बहुत ही ज्यादा शराब पी लेता था, उसको कोई होश नहीं रहता था। तो सुरापान का आदी वो जो है अपने जैसे ही अल्पायु अवस्था से ही वो शराब पीना उसने शुरू कर दिया था और सुरापान का आदी था। तो 1577 में उसके सिंहासन आरोहण की जब हम बात करते हैं, हालांकि सिंहासन आरोहण उसका अकबर की मृत्यु के बाद हुआ। अकबर मृत्यु के समय जो है उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, तभी जो है वो गद्दी पे बैठा था। नहीं तो उसके अतिरिक्त और भी उसके जो भाई थे, उसके प्रतिद्वंदी थे, वो भी जो है गद्दी पे बैठ सकते थे। लेकिन क्या कठिनाइयां आई उसको सिंहासन आरोहण में, वो हम बात करते हैं। तो 1577 में जो है अकबर ने उसको 10,000 का मनसबदार बनाया। तो धीरे धीरे उसकी योग्यता से खुश होकर के अकबर ने उसको जो है जल्दी ही 1582 में उसको जो है 12,000 का मनसबदार बना दिया। फिर जो है उसको 1581-82 में जो मालवा की विजय के सॉरी मुल्तान की विजय के लिए भेजा गया था। तो उससे ये खुश होकर के 1582 में उसको जो है 12,000 का मनसबदार बनाया था। यहाँ पे अकबर उसकी प्रतिभा से काफी खुश था। एक अच्छे सैनिक के गुण उसमें जो है बाल्यकाल से ही थे, तो उससे वो काफी खुश था, जिसके कारण से धीरे धीरे जो है जहांगीर जो सलीम है वो तरक्की करता गया। यहाँ तक जो है उसका नाम अभी सलीम ही था, जहांगीर उसका नाम जो है अभी तक नहीं आया था। तो सलीम धीरे धीरे तरक्की करता गया, ऐसे जो है उसके मनसब बढ़ने लगा। तो 1598 तक वो पिता का काफी विश्वास पात्र ही रहा। और 1598 के बाद जो है उसके पिता पुत्र के संबंधों में दरार आने लग गई। यहाँ पे पिता पुत्र के संबंधों में दरार आने का कारण ये था कि जब उसको दक्कन में भेजने के लिए अकबर ने बुलाया, तो वो इलाहाबाद में रुका हुआ था और वो इलाहाबाद में उसने अपना जो है दरबार का आयोजन कर लिया, अपने आप को वहां स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो यहाँ पे उसने अपने पिता के खिलाफ जो है बगावत की थी एक तरह से, जिससे अकबर काफी नाखुश हुआ और अकबर ने जो है उसको पकड़ के लाने के आदेश दिए। लेकिन फिर उसने एक पत्र के द्वारा क्षमा याचना की और अपने पिता से जो है क्षमा मांग करके अपने संबंध अपने पिता से सुधार लिए। लेकिन उस समय अकबर ने उसको माफ कर दिया। अकबर के द्वारा ये मुआफी तो दे दी गई थी, लेकिन फिर भी जो सलीम था वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं था। उसको जो है एक बार फिर से अकबर का विश्वास प्राप्त करना था। हालांकि अकबर उस पे अब भी काफी विश्वास करता था और 1603 में अकबर ने उसको एक बार फिर विश्वास आजमाने के लिए जो है अपने पास बुलाया और अकबर ने जो है आक्रमणों के लिए उसको तैयार होने के लिए बोला, जिससे उसने स्पष्ट इनकार कर दिया। तो यहाँ पे पिता पुत्र के संबंधों में काफी दरार आ गई और यहाँ पे अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम ने जो है काफी कोशिशों के बाद पिता पुत्र के संबंधों
के बीच आई हुई उस दरार को मिटाया और उन दोनों को मिलवाया। तो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पे एक इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए। तो यहाँ पे अब अकबर का मन हट गया था, वो उसको सिंहासन पे नहीं बैठाना चाहता था। तो जिसका कारण ये भी था कि वो जो है उसको अब योग्य तो समझता था, लेकिन वफादारी के उसने जो 2-3 नजराने उसको दिए थे कि गैर जिम्मेदाराना अपने आप को दर्शाया था अकबर के सामने, तो उससे जो है अकबर थोड़ा सा पीछे हट गया था। तो यहाँ पे अब अकबर ने जो है कोशिश की कि उसकी जगह पे किसी और को जो है राजा बना दिया जाए। तो यहाँ पे अकबर ने खुसरो शाह को शासक बनाने की सोची, जो कि आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानवाई से जो उत्पन्न हुआ था, और मान सिंह का ये भांजा था। यानी कि अपने पोते खुसरो शाह को उसने जो है मान सिंह के भांजे और अपने पोते खुसरो शाह को गद्दी पे बैठाने की सोची। लेकिन फिर भी जो है अपने पत्र के द्वारा अपनी बातों से खुश करके सलीम ने बादशाह अकबर से क्षमा मांगी, और उस क्षमा के चलते बादशाह ने जो है बादशाह अकबर ने उसको क्षमा कर दिया। तो 1605 में अकबर बीमार पड़ गया और अपने अंतिम दिनों की गिनती कर रहा था, तब सलीम उसके पास आया और उसने अपने पिता के दुख भरी घड़ी में उसका साथ दिया और उसकी खूब सेवा की। तो यहाँ उसकी सेवा से खुश होकर के अकबर ने अपना जो फैसला था खुसरो शाह को गद्दी पे बैठाने का, वो जो है कैंसिल कर दिया, उसको जो है अपने मन से निकाल दिया। और यहाँ पे 1605 में अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी के रूप में सलीम का नाम जो है घोषित कर दिया। तो यहाँ पे सलीम अपने हाथ से ताज को अपने सिर पे रख करके और यहाँ पे जो है जहांगीर के नाम से, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से वो गद्दी पे बैठा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 3 नवंबर 1605 को दिल्ली सल्तनत का नया मुगल सम्राट लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, ये सलीम जो है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से अब गद्दी पे बैठा, और यहाँ पे गद्दी पे बैठते ही जो है उसके सामने एक विशाल और स्थायी मुगल साम्राज्य जो अकबर ने छोड़ा था, तो वो उसको जो है प्राप्त हुआ। अकबर के समय पे जैसे कि अकबर जब राजा बना था तो उसके सूबों की संख्या 15 थी। तो यहाँ पे 15 सूबे, एक विशाल साम्राज्य उसको जो है उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसको उसे और भी आगे बढ़ाना था। तो यहाँ पे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से अगला जो मुगल सम्राट था वो गद्दी पे बैठा और आगरा के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो यहाँ पे राज्याभिषेक के समय उसने जो है बहुत सारे फरमान भी जारी किए, यहाँ पे बहुत सारे कैदियों को उसने रिहा किया, और ये सब उसने अपने विश्वास पात्रों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। काफ़ी सारे लोगों को उसने उनके पद से निष्कासित भी किया, नए पदों पे और नए लोगों को भर्ती भी किया, और बहुत सारे लोगों के साथ उसने संबंधों को बरकरार भी रखा और उनको उनके पदों पे रहने भी दिया। तो यहाँ पे जहांगीर ने सम्राट बनते ही 12 आदेश, 12 फरमान जो है लागू किए थे जनता के लिए, जिसमें जनता के भलाई के लिए बहुत सारे आदेश थे। जैसे कि उसने औषधालयों का निर्माण करने का आदेश दिया कि पूरे राज्य में जो फ्री चिकित्सा केंद्र खोले जाएं, औषधालय खोले जाएं, जिससे कि गरीबों को जो है टाइम समय समय पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके और वो जो है परेशानी ना उठा पाए। दूसरा जो है उसने शराब पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि वो जानता था कि जैसे उसको लत लग गई है, युवा वर्ग जो है नशे में ना पड़े, और क्योंकि उसने जो है ये जो फैसला खुद को देख करके ही लिया था
वो खुद स्वयं जो है बाल्यकाल से ही अल्पायु ही नशे करने लग गया था, जिससे अब जो है वो लत लग गई थी और वो उससे छूट नहीं रही थी। तो यहाँ पे मद्यपान पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया उसने, औषधालय खुलवाए और विभिन्न प्रकार के करों से जनता को उसने मुक्त किया। 12 आदेशों की हम बात कर रहे हैं। जहांगीर के द्वारा दिए गए जो 12 आदेश थे, जो उसने सिंहासन आरोहण होते ही, जैसे कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी की उपाधि धारण करके वो गद्दी पे बैठा था, तो उसने 12 आदेश जो जारी किए थे, वो 12 आदेश उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो उसने खुद स्वयं लिखी है, तुझके जहांगीरी, उसमें लिपिबद्ध है। तो इसमें सबसे पहला जो आदेश था वो था तमगा कर को हटाना। तमगा एक तरह का कर था, जो सीमा शुल्क था, उसने जो उसको हटा दिया और हटाने के लिए जो आदेश दिया। मीर बहरी एक और जो है तटकर था, उसमें उस पे भी उसने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा जो आदेश था शराब पर प्रतिबंध। शराब और नशीली वस्तुएं थी, उनके सेवन पर उसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तो यहाँ पे जो है अब कोई भी व्यक्ति राज्य में शराब या कोई भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेगा, उस पे जो है उसको कठोर दंड दिया जाएगा। उसके लिए जो है समय निर्धारित किया गया। तो जो खालिशा भूमि के अधिकारी थे या जागीरदार थे, उनको यदि वैवाहिक संबंध स्थापित करने थे आपस में, यदि वो विवाह करना चाहते थे, तो उसके लिए पहले सम्राट जहांगीर की जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। तो ये आदेश उसने जारी किया। उसके बाद जो है व्यापारियों का जो गट्ठर था, जैसे कि व्यापारी आते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे जो चुंगी लेने वाले जो अधिकारी थे, चुंगी इकट्ठा करने वाले, उनके अनुमति के बिना ही वो गट्ठर खोल के देख लेते थे, जिससे व्यापारी जो है काफी नाराज रहते थे। तो यहाँ पे व्यापारियों का गट्ठर उनकी अनुमति के बिना ना खोला जाए, ऐसा आदेश जो है उसने दिया। उसके बाद कोई भी यदि कोई भी अमीर व्यक्ति यदि मर जाता है, कोई भी अमीर व्यक्ति जब मर जाता है और भारी संपत्ति छोड़ के वो मरता है, यदि उसका कोई दावेदार नहीं है, तो जब तक उसका दावेदार न आ जाए तब तक वो शाही देखरेख में उस संपत्ति को सुरक्षित रखा जाएगा और उचित दावेदार आने पर उसको दे दिया जाएगा। ऐसा आदेश भी जहांगीर द्वारा जो है निर्धारित किया गया। तो उसके बाद जो है छठा आदेश था रविवार और बृहस्पतिवार के दिन जो है उसने पशु वध पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया कि रविवार और बृहस्पतिवार को कोई भी व्यक्ति पशु वध नहीं करेगा। सैनिकों के वेतन में उसने 12% वृद्धि की। सैनिकों के वेतन को 12% उसने बढ़ा दिया, जिसका जो है खुसरो शाह ने, जो खुसरो शाह उसका पुत्र था, मान भाई से उत्पन्न हुआ था, मान सिंह का भांजा था। भगवान दास की पुत्री मानबाई से उत्पन्न जो पुत्र था खुसरो शाह, हमने भी पीछे पढ़ा था। तो उसने जो है इस आदेश की अवहेलना करते हुए विद्रोह कर दिया और उसके विद्रोह को दबा करके उसको पकड़ के मार डाला गया। अगला जो आदेश था औषधालयों को बनवाना। उसने जो है बहुत सारे औषधालयों को बनाने के आदेश दिए, जिससे कि गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो सके। किन्नरों के लिए जो है उसने अध्यादेश लागू किया कि किन्नरों के व्यापार नहीं किया जाएगा, उनको भी जो है मानवीयता से जीने का अधिकार है। उसने जो है पुरुषों के कान छिदवाने की एक नई प्रथा शुरू की, जिसमें पुरुष कान छिदवाएंगे और कान छिदवा करके जो है वो आभूषण उनमें पहनेंगे। और ये जो है उस समय इन बादशाह द्वारा जो ये आदेश था, ये इतना ज्यादा प्रचलित हुआ कि वो फैशन ही बन गया। फिर जो है अगला जो आदेश था वो जो है एक उसकी प्रेम पूर्ण या मानवीयता से भरी घटना कही जा सकती है, जिसमें उसने 1612 में रक्षाबंधन मनाना शुरू किया। पहली बार राखी बंधवाकर उसने रक्षाबंधन मनाया, जो आगे प्रथा ही बन गई। न्याय की जंजीर बनवाई उसने एक, जो कि यमुना नदी के तट पे और आगरा के किले से जो है यमुना नदी के तट से जो है नीचे लटक रही थी। तो उस जंजीर को जंजीर अदली भी कहा जाता है। उस जंजीर का जो नाम था, न्यायिक का जो घंटा उससे जंजीर से बंधा था और टंगा हुआ था। बाहर से कोई व्यक्ति यदि जंजीर खींचता था तो वो घंटा बजता था और पीड़ित व्यक्ति की गुहार सुनी जाती थी, तो वो घंटा लगवाया था और उस जंजीर को जंजीर अदली जो है उसका नाम था। तो इस प्रकार ये 12 आदेश लागू किए उसने अपने राजगद्दी पे बैठते ही। और इसके लिए ये आदेश इसीलिए लागू किए गए थे ताकि वह अपने
प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके, और वो सम्राट का एक प्रमुख ओहदा भी लोगों के सामने पेश करना चाहता था। तो यहाँ पे वो विभिन्न विद्रोहों को भी दबाना चाहता था। इन इन आदेशों को लागू करके वो जनता को आकर्षित भी करना चाहता था, जनता की सेवा भी करना चाहता था। और जैसी जो ये नशीली पदार्थों की वस्तुओं का जो है अंत करके, उन पे निषेध करके वो स्वयं की स्थिति से आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचाना चाहता था, ताकि वो नशों से पूर्णतः दूर रहे। तो इस प्रकार से उसने इन विभिन्न आदेशों के द्वारा जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य किए, जिसके लिए जो है जहांगीर को याद किया जाता है। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा जी हाँ जहांगीर का जो बचपन और उसके जो विवाह, और उन विवाहों के बाद जो है कैसे कठिनाइयों से भरा उसका वो समय, जिसमें उसने प्रारंभिक कठिनाइयां सहन की राज्यारोहण के लिए या सिंहासन पर बैठने के लिए, और फिर कैसे वो जो है 3 नवंबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर गाजी की उपाधि धारण करके जो है आगरा की गद्दी पे वो बैठा। और गद्दी पे बैठने के बाद जो है उसने जो 12 आदेश लागू किए, जो जनता के लिए काफ़ी सुलभता भरे थे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको कुछ भी समझना आए तो आप जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।